पीएचडी के अंदर फिलॉसफी का क्या रोल है, या एमफिल एमएस में फिलॉसफी का क्या रोल है, जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। दूसरी जो चीज़ हमें एक्सप्लोर करनी है कि जब रिसर्च स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं अपनी एमफिल पीएचडी के अंदर, तो उनके सामने जो मेजर सवाल होता है वो ये होता है कि उनकी थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन किन फाउंडेशंस के ऊपर होती है, और इन थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन से जो रिसर्च की जाती है, स्पेशली इन सोशल साइंस और इवन इन हार्ड साइंसेस आल्सो, वो किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करती है, और उसके जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिसके ज़रिए हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं इन फेवर और इन अगेंस्ट ऑफ अ थ्योरी, वो कैसे ये एविडेंस सपोर्ट करता है या नहीं करता है, इसकी डिपेंडेंस उस थ्योरी पे क्या है और उसकी अंडरलाइंग फिलोसॉफिकल एजम्पशंस पे क्या है। तो ये बेसिक डिस्कशन है। एंड डॉक्टर सूरी का जो इंट्रोडक्शन है, मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अवेलेबल। आई थिंक ही इज़ अमंग द मतलब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। 3 क्वेश्चंस हैं बेसिकली डॉक्टर साहब ने जो रखे हैं, तो उनको हम 1 बाय 1 टेकअप कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल यानी कि हम जीनियोलॉजिकली ट्रैक डाउन कर सकते हैं, और वो ये कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है आमतौर पे उसे हम डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी क्यों कहते हैं। जैसे फिज़िक्स में कोई हाईएस्ट डिग्री कर रहा है उसे आप पीएचडी कह देते हैं, तो इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी में कोई कर रहा है, सोशियोलॉजी में कोई कर रहा है, तो ये क्यों होता है। तो इसके बहुत सारी रीज़न्स हो सकते हैं, उसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इसके जवाबात दे रखे हैं। लेकिन हिस्टोरिकली जैसे आप देखें कि एक जवाब इसका ये है कि भाई जैसे हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी ने 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी में ये फैसला किया कि जो फील्ड के अंदर कोई नई कंट्रीब्यूशन करेगा, किसी भी फील्ड के अंदर एक नई कंट्रीब्यूशन करेगा, तो उसको हम डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी मानेंगे। अब जो इशू है वो ये है कि और बाद में फिर इसी पैटर्न को दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने भी फॉर्मली फॉलो करना शुरू कर दिया। एक जो सबसे पॉपुलर एक्सप्लेनेशन है वो दी जाती है जीनियोलॉजिकली जो लोग ट्रैक डाउन करते हैं, लेकिन ये कि और दूसरी वजूहात भी हैं इसकी। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो रहा है दुनिया भर में हमेशा, उसमें कंपीटिंग मॉडल्स रहे हैं, और 2 डोमिनेंट जो मॉडल्स रहे हैं, एक को हम कहते हैं विल टू नॉलेज और एक को हम कहते हैं विल टू ट्रूथ। सही है, विल टू नॉलेज और विल टू ट्रूथ, ये दोनों कंपीटिंग पैराडाइम्स रहे हैं। और फूको के हिसाब से जो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज वगैरह के अंदर जो उसका काम है कि जो विल टू नॉलेज है, इट्स मोर कंसर्न विद नोइंग द ट्रूथ, और विल टू ट्रूथ जो है वो क्रिएशन ऑफ द ट्रूथ है, क्रिएशन ऑफ द ट्रूथ। सो नोइंग द ट्रूथ इज डिफरेंट देन क्रिएटिंग द ट्रूथ। तो जिन लोगों को हम पीएचडी कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो ये क्लेम करते हैं कि वो ट्रूथ के बारे में कुछ ऐसा जान चुके हैं जो कि अगर शेयर किया जाए तो वो लिमिट्स ऑफ द नॉलेज को एक्सपैंड करेगा, लिमिट ऑफ द नॉलेज को या होराइजन ऑफ नॉलेज को एक्सपैंड करेगा। इस वजह से भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चूँकि फ़िलॉसफी जो है वो कंटेस्ट करती है लिमिट्स ऑफ नॉलेज को, और जब कोई आदमी पीएचडी क्लेम करता है या इंस्टीट्यूशन उसको पीएचडी रिकग्नाइज करती है, तो प्रिज्यूम ये किया जाता है कि उसने जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स ऑफ नॉलेज थे उनको उसने टेस्ट कर लिया, कंटेस्ट कर लिया या एक्सपैंड कर दिया। ये दूसरी एक्सप्लेनेशन है जिसकी वजह से लोग जो है पीएचडी देते हैं, हाईएस्ट डिग्री इन अ गिवन रेलेवेंट फील्ड। तीसरी एक और एक्सप्लेनेशन है,
और तीसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो नॉलेज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंसेस हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग हो या स्पिरिचुअलिटी हो, मुख्तलिफ मल्टीपल जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। तो आम तौर पे दुनिया में ये समझा जाता है और ये कहा जाता है कि नॉलेज जो होती है वो बेसिकली एक्सक्लूसिव अवेयरनेस होती है, एक्सक्लूसिव अवेयरनेस होती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कहते हैं कि कोई इंसान नॉलेजेबल है किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि न सिर्फ वो ये बताता है कि मेरे एरिया में जानने का मतलब क्या होता है, वो ये भी बता सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो ये बताता है कि मेरे एरिया के अंदर ना जानने का मतलब क्या होता है। यानी कि अगर फ़र्ज़ किया कि एक इंसान जिसने मेडिकल साइंसेस में डिग्री की हुई है, तो वो ये तो बता सकता है कि इंसान के बारे में मैं क्या जानता हूँ, लेकिन मेडिकल साइंस में जो डिग्री होल्डर होगा वो ये भी बताएगा कि कब हम ये पहचान सकेंगे कि सामने वाला जिससे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो मेडिकल साइंस की जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनके बारे में क्या नहीं जानता। व्हाट इज़ रॉन्ग ही इज़ क्लेमिंग विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द नॉलेज एक्नॉलेज्ड बाय द हेल्थ केयर अपरेटस। तो जो डॉक्टर होगा वो नॉलेज के प्लेन पर ही अपने आप को असर्ट नहीं करेगा, बल्कि वो डिटेक्ट कर लेगा हमारी इग्नोरेंस परटेनिंग टू द गिवन फील्ड। इससे जो इम्पॉर्टेंट बात हमें पता चलती है वो ये कि नंबर 1, स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज एक्सक्लूसिव होते हैं, इंक्लूसिव नहीं होते। और अगर आप किसी एरिया की नॉलेज रखते हैं तो आपके अंदर ये सलाहियत भी होती है जो सामने वाले को, एक दूसरे इंडिविजुअल को ये बताती है कि आप क्या नहीं जानते। व्हाट इज नॉट मेडिकल साइंस, व्हाट इज नॉट फिजिक्स, व्हाट इज नॉट केमिस्ट्री, व्हाट इज नॉट थियोलॉजी, व्हाट इज नॉट, विच इज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक नोएबल आदमी ये बताए कि आप क्या नहीं जानते। सो there are people who are claiming that they are able to know something, but there are people who have the capacity to make people realize that they know not. इसलिए नॉलेज के जो स्ट्रक्चर्स हैं, चूंकि उसमें कंपेटिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए बज़ाहिर ये इल्यूजन क्रिएट होता है। इस डिस्कशन से एक आदमी ये सोचेगा कि इसका मतलब है सब अपने अपने नॉलेज के खोल में बंद है, फिर फिज़िक्स वाला अपने नॉलेज के खोल में बंद है और केमिस्ट्री वाला अपने नॉलेज के खोल में बंद है और रिलीजन वाला अपने नॉलेज के खोल में बंद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉलेज के स्ट्रक्चर्स कंपेटिटिव हैं और एक्सक्लूसिव हैं, तो इंटीग्रेशन के लिए आपको उस सिस्टम ऑफ नॉलेज के अंदर एक्सेप्टेबल बनाना है अपने आप को। तो आपको जो उस सिस्टम को जानने वाले हैं इवैल्यूएट करेंगे और बताएंगे कि आपने क्या चीज़ गलत कर दी, एक्सपर्ट एरिया, और आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या नहीं जानते। ये तो पहली बात क्लियर हो गई। लेकिन जो फील्ड के अंदर के आदमी है, क्या वो उसी सिनिकल स्ट्रक्चर के अंदर घूमते रहेंगे? अगर ऐसा हुआ तो नॉलेज का जो स्ट्रक्चर है वो डेड हो जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा। लिहाजा अंदर रहते हुए, उस स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज के अंदर रहते हुए, उस स्ट्रक्चरल पैरामीटर के अंदर रहते हुए नई इनोवेटिव एडवेंचर करना, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप चेस के तयशुदा उसूलों के साथ चेस खेलें और एक जीत जाए और एक हार जाए। इसका क्या मतलब है कि विद इन जो कंट्रोल लिमिटेशंस ऑफ चेस प्लेइंग है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है चेस प्लेइंग की? इन्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब भी दो कंपेटिटर साथ बैठेंगे, एक नई चाल उसके अंदर खेली जा सकेगी। ऑल्दो हर जो चेस का जो मोहरा होगा उसकी चाल जो है पहले से तयशुदा है। तो इसलिए नॉलेज के स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए आप नए इनोवेटिव आइडियाज़ देकर उस होराइजन को एक्सपैंड करें। अगर कोई इंसान ये करता है
तो फिर इसका मतलब है कि हम उसको ये कह रहे हैं कि ये आदमी ने एक नया ओरिजिनल इनोवेटिव काम किया है और वो एक्सेप्टेबल है विद इन द पैरामीटर्स ऑफ फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री और एक्सेट्रा। एंड द लास्ट, अगर फर्ज किया कि उसने एक ऐसा काम कर दिया है विद इन द पैरामीटर्स जो एब्जॉर्बेबल है ही नहीं, लेकिन वो काम ऐसा है कि उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। जैसे आइंस्टाइन जो है वो न्यूटोनियन फिजिक्स के पैराडाइम के अंदर रह के एक ऐसा प्रॉब्लम रेस करता है जिसके नतीजे पूरी न्यूटोनियन फिजिक्स ही चैलेंज हो जाए। अब आप क्या करोगे? आप ये कहोगे कि जाहिल है, तो आप आइंस्टाइन को नहीं कह सकते ये। तो फिर आप क्या करोगे? आप कहोगे अच्छा भाई, तो इसका मतलब है फिजिक्स में एक नए पैराडाइम की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जाएगी जिसके बारे में कून और लैकाटॉश और दूसरे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने काम किया है और हमने फिलॉसफी ऑफ साइंस में कून और लैकाटॉश दोनों को डिस्कस किया है। तो वो ये कहते हैं कि अगर हार्ड कोर ऑफ अ गिवन स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज ही चैलेंज होगी तो इट मीन्स कि ग्रोथ ऑफ नॉलेज अब एक नए पैराडाइम ऑफ नॉलेज के साथ डेवलप होगी। और फिलॉसफी में इस वक्त जो सबसे पावरफुल और राइजिंग फिलॉसफी है उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म। और कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म ये क्लेम करता है कि अगर आप फ़लसफ़े में कोई रियल रिमार्केबल, फिलॉसफी के अंदर कोई रियल काम कर रहे हैं तो कटिंग एज के ऊपर जाकर आपको काम करना पड़ेगा जो ब्रेक कर देगा कन्वेंशनल पैरामीटर ऑफ फिलॉसफी और एक नया पैराडाइम ऑफ फिलॉसफी जनरेट होगा। सेम इज़ द केस विद फिजिक्स एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड माइक्रो बायोलॉजी। जैसे अब बायोलॉजिकल साइंसेज में ये समझा जाता था कि बायोलॉजिकल साइंसेज प्योरली एम्पेरिकल होती हैं, सही है। मैंने 3 साल काम किया तो अपनी पोस्ट डॉक में, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई ऐसे लोगों से जो एक बायो कॉस्मोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। बायो कॉस्मोलॉजी तो जो म्यूचुअली आमतौर पर इनकम्पैटिबल और कॉन्ट्रडिक्टरी समझे जाते थे, उसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। तो अगर कंस्ट्रक्टिव रियलिस्ट होगा तो वो कहेगा कि आपने जो बायोलॉजिकल साइंसेस के ऊपर जो हदबंदियाँ कायम कर रखी थी, बायोलॉजिकल साइंसेस उसको नहीं मानती और उसको ब्रेक करती है, तो जाहिर है कि वो साइंटिफिक अपनी जो कैपेसिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर कर नई पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप इन 4 मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जब हम किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज के अंदर कोई नया इनोवेटिव काम करते हैं तो फिलोसॉफिकल स्पीकिंग आपने या तो एग्जिस्टिंग नॉलेज के स्ट्रक्चर को कंटेस्ट कर दिया है, इसके नतीजे में भी नया ग्रोथ होगी नॉलेज की। अगर पॉपेरियन सेंस में कहा जाए कि आपने जो कॉशियस कंजेक्चर्स थे उनको ब्रेक कर दिया है और एक नया बोल्ड कंजेक्चर आपने स्टैब्लिश कर दिया है, एक नई फील्ड ऑफ नॉलेज ओपन करने जा रहे हैं। या फिर आप दूसरे सूरत के अंदर उसी पैरामीटर के अंदर रहते हुए एक ऐसा कॉशियस कंजेक्चर देंगे जिसके नतीजे में एक्सपैंड करेगा होराइजन नॉलेज का। क्योंकि असल में अगर नॉलेज रिपीटेटिव हो जाए तो उसके नतीजे में जो यूरोसेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये समझती है कि उसके नतीजे में ना इंसान की ग्रोथ होगी और ना सोसाइटी की ग्रोथ होगी, ना कल्चर की ग्रोथ होगी, ना ट्रेडिशन की ग्रोथ होगी। इसलिए इनोवेटिव होने के लिए ज़रूरी है कि आप एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स ऑफ नॉलेज को कंटेस्ट करते रहें। इसीलिए दुनिया में हायर स्टडीज़ जो होती हैं वो कंटेस्ट करती हैं और इसकी बुनियाद पर वो ग्रोथ ऑफ नॉलेज को क्लेम करती हैं।